स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट ही नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत का खेल इतिहास एक सुनहरे अध्याय का गवाह बना है। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में भारतीय एथलीट्स ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ एक सपना माना जाता था। महज 2 दिनों के भीतर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। ट्रैक पर रफ्तार का तूफान उठा, मैदान में ताकत का नया परिचय मिला और सहनशीलता की सीमाएं भी टूटती नजर आई। यह सिर्फ रिकॉर्ड्स का टूटना नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की तस्वीर है जो खेलों की दुनिया में लगातार ऊंची उड़ान भर रहा है। अब भारतीय एथलीट्स सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं उतरते, बल्कि जीतने, रिकॉर्ड बनाने और दुनिया को चौंकाने के इरादे से मैदान में कदम रखते हैं। रांची में बने ये रिकॉर्ड्स सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीय युवाओं के सपनों की नई उड़ान है। ये संदेश है कि अगर जुनून, मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको भारतीय एथलेटिक्स के इस गौरवमय सफर की पूरी कहानी, जिसने देश को गर्व करने का एक और बड़ा मौका दिया है। गुरिंदरवीर सिंह 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और पहली बार कोई भारतीय 10.10 सेकंड्स के नीचे जाता है। विशालिटी के 400 मीटर्स में वो वॉल तोड़ देते हैं जिसे दशकों तक इंडियन एथलेटिक्स का इम्पॉसिबल बेंचमार्क माना जाता था। तेजस्विन शंकर डीकैथलॉन में 8000 पॉइंट्स का बैरियर पार करने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं और पोल वॉल्ट में देव मीना और कुलदीप कुमार ऐसा स्पेक्टिकल क्रिएट कर देते हैं कि पूरा स्टेडियम समझ नहीं पाता कि कैसे सेलिब्रेट करें भाई, क्योंकि दोनों ही इतिहास लिख रहे थे। असल में पोल वॉल्ट भारत में इतना मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है। जब इस इवेंट की बात होती है तो यूरोपियन एथलीट्स के डोमिनेंस की बात होती है और शायद इसीलिए देव और कुलदीप का ये रिकॉर्ड उसी तरह फैसिनेटिंग लगता है जैसे नीरज चोपड़ा का जेवलिन का रिकॉर्ड लगता था। लेकिन दोस्तों 23 और 24 मई 2026 सिर्फ कैलेंडर की 2 डेट्स नहीं थी, ये वो 48 घंटे थे जिन्होंने इंडियन एथलेटिक्स का पूरा नैरेटिव बदल दिया। ये सिर्फ मेडल्स या रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं थी, ये उस जनरेशन की कहानी थी जिसने डिसाइड कर लिया है कि अब इंडियन पार्टिसिपेशन के लिए नहीं, कंटेंशन के लिए दौड़ेंगे। ये 29वां नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप था, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख डोमेस्टिक टूर्नामेंट। लेकिन जो 2 दिनों में यहाँ हुआ उसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट की तरह याद नहीं किया जाएगा, इसे उस मूवमेंट की तरह याद किया जाएगा जब इंडियन ट्रैक एंड फील्ड ने पहली बार खुद पर भरोसा किया। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जो 23 मई की शाम को सबसे पहले इतिहास में दाखिल हुआ, गुरिंदरवीर सिंह। आज उन्हें पूरे भारत में फ्लाइंग सिख 2.0 के नाम से पुकारा जा रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने जिस तरह पूरे देश को अपने स्प्रिंटिंग टैलेंट से अपना मुरीद बना लिया था, आज गुरिंदरवीर भी वही झलक पूरे देश को दिखा रहे हैं। स्प्रिंटिंग हमेशा से एथलेटिक्स का सबसे ग्लैमरस इवेंट माना जाता है। दुनिया का सबसे तेज इंसान कौन है, ये सवाल हमेशा लोगों को फैसिनेट करता है। लेकिन इंडिया में स्प्रिंटिंग की कहानी हमेशा फ्रस्ट्रेशन से भरी रही है। हमारे पास टैलेंट था, रॉ स्पीड थी, फिजिकली गिफ्टेड एथलीट्स थे, लेकिन वर्ल्ड क्लास टाइमिंग कभी नहीं रही। और इसके पीछे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं थी, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी था। इंडियन स्प्रिंटिंग हमेशा कुछ हंड्रेड्स ऑफ सेकंड दूर रह जाती थी, 10:20, 10:18, 10:15, लेकिन 10.10 के नीचे जाना ऑलमोस्ट मिथिकल लगता था, जैसे वो लाइन सिर्फ एलीट स्प्रिंटिंग नेशंस के लिए रिजर्व हो। लेकिन गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में उस मिथ को तोड़ दिया। 10.09 सेकंड्स, लीगल विंड, क्लीन रन और पहली बार किसी इंडियन स्प्रिंटर ने वो बैरियर तोड़ दिया जिसे इम्पॉसिबल समझा जाने लगा था। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड्स कभी वैक्यूम में नहीं बनते, उनके पीछे कंटेक्स्ट होता है, राइवलरी होती है, प्रेशर होता है और गुरिंदरवीर की कहानी में वो प्रेशर अनिमेश कुजूर के रूप में मौजूद था। पिछले कुछ सीजन से इंडियन स्प्रिंटिंग में जो इंटरनल कंपटीशन बिल्ड हुई है वो पहले शायद कभी नहीं हुई थी। गुरिंदरवीर और अनिमेश सिर्फ कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंस एक्सेलेरेटर्स हैं। जमाइका सिर्फ इसलिए स्प्रिंटिंग सुपर पावर नहीं बना क्योंकि वहां उसेन बोल्ट पैदा
पैदा हुए? जमैका इसलिए बना क्योंकि वहाँ इंटरनल कंपटीशन इतना ब्रूटल था कि वर्ल्ड स्टेज कंपैरेटिवली आसान लगने लगती थी। रांची में पहली बार लगा कि इंडियन स्प्रिंटिंग भी शायद उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। गुरिंदर वीर से ठीक पहले अनिमेश ने रिकॉर्ड तोड़ा था और 10.20 सेकंड्स का टाइम दर्ज किया था। इसलिए गुरिंदर वीर की परफॉर्मेंस सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं थी, ये उस ट्रांजिशन का सिंबल थी जहां इंडियन एथलीट्स अब सिर्फ एशियन स्टैंडर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो ग्लोबल बेंचमार्क्स को मेंटली नॉर्मलाइज करने लगे हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है क्योंकि एथलेटिक्स में बॉडी से पहले माइंड बैरियर तोड़ता है। अगर एथलीट इंटरनली बिलीव नहीं करता तो वो 10.10 के नीचे नहीं जा सकता, तो उसकी ट्रेनिंग भी सबकॉन्शियसली उसी लिमिटेशन के अंदर रहती है। लेकिन जैसे ही कोई एथलीट वो वॉल तोड़ देता है, सडनली पूरी जनरेशन को लगता है कि ये पॉसिबल है। यही वजह है कि रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो कलेक्टिव इमेजिनेशन बदल देते हैं। और फिर उसी इवनिंग एक और हिस्टोरिक परफॉर्मेंस आती है विशाल टीके की। 400 मीटर शायद एथलेटिक्स का सबसे ब्रूटल इवेंट, क्योंकि इसमें स्पीड भी चाहिए और सफरिंग एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी। इंडिया के लिए 45 सेकंड बैरियर हमेशा एक सिंबलिक वॉल रही। इंडिया में स्प्रिंटिंग की बात आते ही एक नाम हमेशा सामने आ जाता है, मिल्खा सिंह जी का, द फ्लाइंग सिख। उनका रोम ओलंपिक्स वाला परफॉर्मेंस डिकेड्स तक सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रहा, एक साइकोलॉजिकल वॉल बन गया। ऐसा लगता था कि इंडियन स्प्रिंटिंग वहीं कहीं फ्रीज हो गई है। लेकिन विशाल टीके ने रांची में 44.98 सेकंड्स क्लॉक करके उस शेडो के ऊपर अपना नाम लिख दिया। पहली बार कोई भारतीय 45 सेकंड के नीचे गया। उस परफॉर्मेंस का एक और इंपॉर्टेंट लेयर भी था कि साउथ ऑफ इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। केरलम और तमिलनाडु ने इंडियन एथलेटिक्स को हमेशा एलीट क्वार्टर माइलर्स दिए हैं। वहाँ रिले कल्चर स्ट्रॉन्ग रहा है, वहाँ 400 मीटर को स्ट्रेटेजिकली ट्रेन किया जाता है, रेस इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है, और अब वही सिस्टम इंडिविजुअल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन भी और हेल्दी हाई बेंचमार्क्स वाली राइवलरी भी। इंडियन मेंस रिले सेटअप को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट मिनी इंडिया जैसा लगता है। पंजाब की एक्सप्लोसिव पार, केरलम का इंड्योरेंस, तमिलनाडु की टेक्निकल रेस अंडरस्टैंडिंग, हरियाणा की फिजिकल स्ट्रेंथ, अलग अलग स्पोर्टिंग कल्चर्स एक बैटन के नीचे कंबाइन हो जाते हैं। और यही शायद फ्यूचर इंडियन एथलेटिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया आइसोलेटेड टैलेंट प्रोड्यूस करता था, अब इंडिया इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स बिल्ड कर रहा है। फिर आते हैं तेजस्विन शंकर, डीकैथलॉन एथलेटिक्स का अल्टीमेट एग्जामिनेशन। 10 इवेंट्स, 2 दिन, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, एंड्योरेंस, लिटरली एथलेटिज्म के हर डायमेंशन का टेस्ट। तेजस्विन शंकर ने रांची में 8057 पॉइंट स्कोर किए। पहले भारतीय बने वो जिन्होंने 8000 बैरियर क्रॉस किया। और ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनली रिलेवेंट स्कोर है। इसका मतलब है कि इंडियन एथलेटिक्स अब मल्टी इवेंट डिसिप्लिन्स में भी सीरियस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना शुरू कर चुका है। पहले हम नीश इवेंट्स में ओकेजनल ब्रिलियंस देखते थे, लेकिन अब एथलीट्स साइंटिफिकली डिजाइन प्रिपरेशन साइकिल्स के साथ मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। ये स्पोर्टिंग मैच्योरिटी का साइन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्टिंग कैरेक्टर का साइन है। लेकिन दोस्तों, अगर रांची का सबसे सिनेमैटिक मूवमेंट चुनना हो तो शायद वो पोल वर्ल्ड फाइनल था। देव मीना और कुलदीप कुमार दोनों मध्य प्रदेश से, दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स, दोनों एक दूसरे की टेक्निक्स, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स सब जानते हैं और दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड्स पहले भी तोड़ चुके थे। लेकिन रांची में जो हुआ वो राइवलरी से ज्यादा पार्टनरशिप जैसा लग रहा था। पहले देव मीना ने 5.42 मीटर्स क्लियर किए और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टेडियम सेलिब्रेट कर रहा था कि कुलदीप कुमार ने डायरेक्टली 5.45 मीटर्स अटेम्प्ट करने का फैसला कर दिया। इंक्रीमेंटल जंप नहीं, स्ट्रेट अटैक, और उन्होंने वो क्लियरेंस कर दी। नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। लेकिन देव मीना वापस आए और उन्होंने भी 5.45 क्लियर कर दिया। सेम इवनिंग, सेम स्टेडियम, जॉइंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स। इंडियन एथलेटिक्स के हिस्ट्री बुक्स में शायद ये पहला ऐसा स्पेक्टेकल हमको देखने को मिला। पोल वर्ल्ड का महत्व समझना और भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिशनली इंडिया टेक्निकल इवेंट्स में स्ट्रगल करता रहा है क्योंकि कोचिंग इकोसिस्टम लिमिटेड था, लेकिन IIS भुवनेश्वर जैसे सेंटर्स और मॉडर्न टेक्निकल कोचिंग ने अब उस गैप को धीरे धीरे ब्रिज करना शुरू कर दिया है। देव और कुलदीप की परफॉर्मेंसेस इस बात का प्रूफ थी कि इंडिया अब सिर्फ नेचुरली एथलेटिक इवेंट्स में नहीं बल्कि टेक्निकली डिमांडिंग इवेंट्स में भी प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक से इतने रिकॉर्ड्स एक साथ क्यों टूट रहे हैं। टैलेंट हमेशा था लेकिन इकोसिस्टम नहीं था। अब धीरे धीरे वो इकोसिस्टम बनना शुरू हो रहा है। TOPS प्रोग्राम ने एथलीट्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और एलीट कोचिंग एक्सेस दिया। रिलायंस फाउंडेशन जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस किया। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस अब सिर्फ पार्टिसिपेशन इवेंट्स नहीं रहे, वो प्रेशर एनवायरनमेंट्स बन चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एथलीट्स अब ग्लोबली अवेयर है। उन्हें पता है कि ओलंपिक स्टैंडर्ड क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन क्या है, रिकवरी साइंस क्या है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस क्या है। इंफॉर्मेशन गैप एकदम कम हो गया है। फाइनली ये कहना एकदम ठीक होगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम में 23 और 24 मई को सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं टूटे, इंडियन एथलेटिक्स की मेंटलिटी बदली है। एक पूरी जनरेशन ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि अब पार्टिसिपेशन मेंटलिटी काफी नहीं है, अब टारगेट सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं बल्कि कंपीट करना है। अब इंडिया ट्रैक पर सिर्फ मौजूद रहने के लिए नहीं दौड़ता, अब इंडिया कंटेंशन के लिए दौड़ता। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गईं जिनका उद्देश्य समाज के वंचित, गरीब और उपेक्षित वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाना रहा है।
जनधन खातों से बैंकिंग सुविधा, उज्ज्वला योजना से रसोई गैस, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा, पीएम आवास योजना से पक्के घर और स्वच्छ भारत अभियान से बेहतर जीवन स्तर जैसे प्रयासों ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इन पहलों ने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर खोलने का प्रयास किया है। कंटेंट क्रिएटर हव्य पंड्या अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं ने पिछले 12 वर्षों में बदला समाज के वंचित वर्ग के लोगों का जीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संकल्प की जो किसी भी मजबूत देश की असली पहचान होती है, यानी समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास। पिछले 12 सालों में भारत ने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत विजन रहा है सबका साथ सबका विकास। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में वंचितों का सशक्तिकरण कर उन लोगों को मुख्य धारा में लाया गया है जिन्हें पहले उनके हाल पर छोड़ दिया गया। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आते हैं। बजट की प्राथमिकता और पारंपरिक हुनर को सम्मान। सबसे पहले बात करते हैं देश की प्राथमिकताओं। केंद्रीय बजट के प्रमुख स्तंभ यानी सप्तऋषि में वंचितों को एक प्रमुख आधार माना गया था, ताकि देश का विकास समावेशी हो सके और हर वर्ग तक पहुंचे। इसी सोच के साथ शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना, जो हमारे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार को न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है बल्कि उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग और सीधे बाजारों तक पहुंच भी प्रदान करती है। कहीं दूसरी तरफ सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करने वाले कर्मियों और कचरा बीनने वाले वेस्ट पिकर की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें सुरक्षा किट और आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ही देश के उन सबसे पिछड़े जिलों को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया, जो दशकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। जन धन और सरकारी योजना का सीधा फायदा। दोस्तों, पहले एक दौरा था जब कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जमीन तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। इसी के तहत देश के करोड़ों वंचितों के सीधे बैंक खाते खुल गए, जिससे बिचौलियों और भ्रष्टाचारों का खात्मा हुआ। आज डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी सब्सिडी का पूरा पैसा बिना किसी कटौती के सीधे जरूरतमंद के खातों में पहुंच रहा है। सशक्तिकरण का यही सिलसिला यही नहीं खत्म होता। पीएम आवास योजना, इसी के तहत लाखों बेघर लोगों को अपना खुद का पक्का घर उपलब्ध कराया है। स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना, घर मिलने के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय और उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के जरिए देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर मजबूत खाद्य सुरक्षा दी गई है। आंगनवाड़ी नेटवर्क, देश भर में सरकारी स्कूलों के साथ 2,99,546 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है, जो बच्चों को आवश्यक देखभाल, पोषण और सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मजबूत सहारा, शहरों में सड़कों पर और पटरियों पर दुकान लगाने वाले हमारे भाई बहनों को पहले साहूकारों के चक्रव्यूह में फंसना पड़ता था, लेकिन पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के आने से अब चीजें बदल चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य 1.15 करोड़ रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को लाभान्वित करने का है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत बिना किसी परेशानी के लोन मिलने की अवधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है, ताकि छोटे कारोबार बिना किसी तनाव के सम्मान के साथ अपना काम बढ़ा सके। तो दोस्तों, ये है पिछले 12 वर्षों में वंचितों के सशक्तिकरण की वो हकीकत जिसने देश के करोड़ों गरीबों,
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और छोटे दुकानदार को ये एहसास दिलाया है कि देश के विकास पर पहला हक उनका है। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन असफल होने का डर आपको रोक देता है? इसी को कहते हैं फियर ऑफ फेल्योर, यानी असफलता का डर। यह डर हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और यही सोच हमारे सपनों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। याद रखिए कि किसी काम में मिली असफलता आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आपके लिए सीखने का एक मौका है। दुनिया के कई सफल लोगों ने बार बार असफल होकर ही सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैप्टन सुनैना सिंह बता रही हैं कि आखिर इस डर से कैसे निकले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशन पर जो बहुत साइलेंट होता है पर परफॉर्मेंस को बहुत डीपली अफेक्ट करता है, और वो है फियर ऑफ फेलियर, हार का डर। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि प्रैक्टिस में सब शॉट्स परफेक्ट लगते हैं, टाइमिंग्स आपकी बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है, बट जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला होता है ना, सडनली आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, आपका माइंड ओवरथिंक करने लगता है, छोटी छोटी गलतियां होने लग जाती है और प्लेयर खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और अगर आपने ऐसा फील किया है, देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन इन दिस। फियर ऑफ फेलियर, इसका मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है रिजल्ट का इतना प्रेशर कि आप प्रेजेंट मोमेंट की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करने लगते हो। प्लेयर्स की बॉडी ग्राउंड पर तो होती है पर माइंड फ्यूचर में चला जाता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? कोच क्या कहेंगे? पेरेंट्स मेरे से डिसअपॉइंट तो नहीं हो जाएंगे? लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे? एंड व्हेन द माइंड लीव्स द प्रेजेंट मोमेंट ना, परफॉर्मेंस नेचुरली आपकी सफर करने लगती है। और इंटरेस्टिंगली, फियर सिर्फ वीक प्लेयर्स को नहीं होता। I have seen many talented players also struggle with that, क्योंकि expectations जैसे ही हाई होती है, अगर जीता तो चीजें नॉर्मल होंगी, अगर हारा तो
सब मुझे जज करेंगे। और ग्रेजुअली प्लेयर विनिंग के लिए ही नहीं खेलता, वो लूजिंग को अवॉइड करने के लिए खेलना स्टार्ट कर देता है, और यही क्रिएट करता है प्रेशर। आपका डर स्लोली आपके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक करने लगता है। तो लेट मी शेयर सम वेरी कॉमन साइंस ऑफ फियर ड्यूरिंग मैचेस। नंबर 1, बॉडी का स्टिफ होना, सांसों का छोटा होना, फास्ट ब्रीदिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, छोटी छोटी गलतियां करना, इजी मिस्टेक, स्लो डिसीजन मेकिंग, ओवर थिंकिंग, और कई बार प्लेयर्स टू सेफ खेलने लग जाते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये टैलेंट की कमी नहीं है, ये कमी है तो सिर्फ ट्रेन्ड माइंडसेट की। मैंने अपनी आर्मी ट्रेनिंग से एक बहुत ही पावरफुल चीज सीखी। वहां बताया जाता है फियर इज वेरी नेचुरल, हर को डर लगता है, बट उसको अवॉइड करना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम फियर को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें फियर के साथ परफॉर्म करना सीखना पड़ेगा। और यही सेम चीज एथलीट्स को भी सीखनी होगी। सेम माइंडसेट, मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर फियरलेस नहीं होते, दे बिकम फियर ट्रेन्ड। तो चैंपियंस को भी डर लगता है, बट डिफरेंस क्या होता है, दे डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ फियर। उनका फोकस प्रोसेस पे होता है, ना कि रिजल्ट्स पे। तो वो क्या करते हैं, दोबारा से अपनी अटेंशन ब्रीदिंग रूटीन पे लाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लाते हैं, नेक्स्ट मूव से लाते हैं, और इससे नेचुरली मेंटल डिसिप्लिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ डेवलप होने लगता है। तो आज मैं प्लेयर्स को बहुत ही सिंपल मेंटल एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कंपटीशन से पहले जैसे ही आपको डर लगना स्टार्ट होता है, तो आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टार्ट विद दीज, ट्राई, कोशिश कीजिए चीजें। सबसे पहली, ट्राई 3 स्लो डीप ब्रेथ्स। तो आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस अंदर लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप 4 सेकंड के अंदर सांस अंदर ले रहे हैं तो 8 सेकंड के अंदर आप अपनी सांसों को बाहर निकालिए। नंबर 2, अपने आप को कहिए कि डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन ओनली नेक्स्ट पॉइंट। अपने कॉन्शियस माइंड को जो बार बार फ्यूचर में जा रहा है, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, और अपने आप को कहने की जरूरत है मैच के दौरान जब आपका फोकस इधर उधर जा रहा है कि जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 3, रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड जॉज, बिकॉज बॉडी स्टिफ हो जाती है आपके शोल्डर से, तो आप अपने शोल्डर्स को बार बार रिलैक्स कीजिए, और आप अपनी जॉ लाइन को भी थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशंस को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, विजुअलाइज कीजिए आपका बेस्ट मोमेंट, आपका बेस्ट फ्लॉलेस शॉट। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स इट। आप देखिएगा माइंड ग्रेजुअली आपका प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने लगेगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, कंट्रोल से आता है। एंड पेरेंट्स एंड कोचेस, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो डर है ये आपके बच्चे की वीकनेस नहीं है। कांस्टेंट कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म या प्रेशर डर को कहीं और ज्यादा डीप बनाता चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को इमोशनली सेफ फील कराना। कई बार एक काम सा सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को ज्यादा इंप्रूव करता है, रादर देन दोज कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। एंड नाउ माय डियर प्लेयर्स, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, फियर ऑफ फेलियर आपको रोकने नहीं आता,
It comes to mentally train you. And if you learn to perform despite your fears, तो आप देखिएगा जिंदगी में कोई भी कंपटीशन आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा. So in this Champion Mindset series, we are not just creating better athlete, we are building stronger minds. So I'm Captain Dr. Sunana Singh. Thank you so much for listening. और इसी के साथ ही आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही. अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ. क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर.